तो ये HDFC बैंक की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। खैर हाँ, ये ज़रूर है जैसे शाहीना ने कहा भी कि एक जो ग्रोथ जिसकी मार्केट को आदत पड़ी हुई है उससे भले ही थोड़ा सा टेपरिंग देखने को मिला हो, लेकिन अभी भी ये ऑब्वियसली दे कमांड प्रीमियम। लेकिन नतीजों के बाद आपने कोई बदलाव देखा क्या एफनो साइड पर? HDFC के अंदर टिपिकली आप देखें सुमित, माफ कीजिए मीर, सुबह से एक अच्छा मोमेंटम तो बना हुआ था। अभी भी इसके अंदर ताज़ा खरीदारी ही होती हुई दिख रही है, क्योंकि हमने अप्रैल और मई दोनों के कॉन्ट्रैक्ट्स देखे हैं, क्योंकि पोस्ट नंबर और प्री नंबर्स भी हमने देखा है, इसमें बिल्डअप ठीक ठाक बना हुआ है। रोल ओवर अभी हालांकि करीब 20% के आसपास का है, रोल बढ़ जाएगा क्योंकि नंबर्स का वेट हो रहा था, लेकिन बहुत ही सिलेक्टिव मूव के साथ चल रहा है। अभी HDFC ने नंबर जब दिए हैं, ये वैसे तो बैन में आता नहीं, बहुत दूर दूर तक बैन में नहीं आता, लेकिन हाँ ये नंबर्स के बाद शायद इनको रोल ओवर का आंकड़ा अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि नंबर से ठीक पहले ज़्यादातर इंस्टीट्यूशनल या फिर बड़े हाउसेज की तरफ से रोल्स होते नहीं हैं, लेकिन अब होते हुए दिखेंगे। तो इसलिए ये जो रोल ओवर का बेसिस है ये थोड़ा और इंप्रूव होगा। लेकिन HDFC का मई कॉन्ट्रैक्ट और अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट दोनों के अंदर ताज़ा खरीदारी है और बिल्डअप ठीक है। ऑप्शंस भी एक्टिव है, करीब 1500 के ऑप्शंस में काफ़ी काम हो रहा है, जिस पे आप नजर रखें। और कैश भी अब करीब 1500 के आसपास आ गया है आज के मूव के बाद। ये 7% का बिल्डअप आपको भी दिख रहा है मेरी स्क्रीन पे। बिल्कुल। चलिए हमारे साथ अब समित चौहान भी जुड़े, उनसे बात करते हैं। समित, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। ऑब्वियसली वो जो आंख मिचोली 9100 के साथ है मार्केट की, वो अब भी बरकरार है। आपने क्या ट्रेड किया आज? देखिए ऑनेस्टली लास्ट 4-5 दिनों से काफ़ी डिफिकल्ट हो गया है इंडेक्स में ट्रेड करना। अगर हम देखें तो ब्रॉडर मार्केट में वैसे अच्छे ट्रेड सेटअप मिल रहे हैं, बट इंडेक्स में थोड़ा ट्रेड करना डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत सारे विपसॉज आ रहे हैं। अगर आप इंट्राडे इसमें मूवमेंट देखते हो तो बहुत सारे विपसॉज आ रहे हैं। 2-3 दिन पहले हमने देखा था एक डिसाइसिव मूव भी ऑन 9200, बट निफ्टी सस्टेन नहीं कर पाया और वहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर दिया, और आज भी हमने वैसे ही कुछ देखा है। बट लोअर साइड में भी हम देख रहे हैं कि 9075 9080 के आसपास काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है। सो दिस इज़ मोर ऑफ अ कंसोलिडेशन फेज एक स्ट्रॉन्ग रैली आने के बाद। तो यहाँ पे हमें लगता है कि इंडेक्स में अगर आपको व्यू लेना है तो थोड़ा डायरेक्शनल व्यू लीजिए, और जब तक 9020 का लेवल एक इंपॉर्टेंट स्विंग लो ब्रेक नहीं होता है तब तक हर एक डिप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। यहाँ पे अगर आप इंट्राडे ट्रेड करने जाओगे तो थोड़ा आप दोनों साइड पे आप यू कैन गेट कॉट ऑन द रॉन्ग फुट। तो यहाँ पे रादर देन दोनों साइड ट्रेड करने से अच्छा एक डायरेक्शनल कॉल लीजिए, और 9020 का एक स्ट्रिक्ट क्लोजिंग पे स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे डायरेक्शनल बाय लेना चाहिए। ठीक है। मेरी एक चीज़ अभी आपने F&O में पूछी थी ना HDFC की, एक चीज़ मैं सिर्फ वैल्यू ऐड करना चाहूँगा, वो है 68% का डिलीवरी वॉल्यूम जो कल तक की डेट का हमको मिला है। आज नंबर्स अच्छे हैं तो नो डाउट ये आगे और बढ़ जाएगा। रोल ओवर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी HDFC पे ज़रूर ध्यान रखें, ये बेहतर पिक हो सकती है। जिनके पास ये पोजीशंस है एक बार रोल करने के लिए अपने वित्तीय सलाहकार की राय ले लीजिएगा। 68% का डिलीवरी वॉल्यूम भी इसके साथ खड़ा है, शायद आज और भी बढ़ सकता है। लेकिन आप क्योंकि इंस्टीट्यूशनल का व्यू पॉइंट भी रखना बहुत ज़रूरी है। आज हमने मार्क फेवर से एक एक्सक्लूसिवली बातचीत की, उन्होंने कहा कि उनको भारत में थोड़ी निवेश करना ज़रूरी होगा, वो अच्छा करेंगे निवेश, और रियल एस्टेट भी उनको पसंद है, लेकिन ग्लोबल अनिश्चितताओं पर उनका मानना है कि अभी भी बनी रहेंगी। The exposure to India is very small, and especially considering I have seen studies by PwC, the auditing firm and consulting firm, that essentially in 20-30 years, India will be the second largest economy in the world. That is possible if everything goes well. And under these conditions, I think if you look at the global stock market capitalization, the US today is 53%. The population of the US is 5% of the world, and purchasing power adjusted, the GDP of the US is maximum 20%, but maximum. So I would say investors by and large are underweight India. इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ इन्होंने ये भी कही, इनफैक्ट जब मैंने इनसे ये पूछा कि ग्लोबली जिस तरह का माहौल है या फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन जिसकी हम बात करते हैं, तो उन्होंने इनफैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग व्यू दिया कि अगर ऐसा होता है तो मैं उल्टा भारत में खरीदारी करूंगा, बिकॉज ये उन मार्केट्स में से एक है जिसे फ्लाइट टू सेफ्टी वाला जो बिहेवियर होता है उसमें काफ़ी पैसा मिलेगा। खैर उनकी जो पिक्स थी उसमें रियल एस्टेट,
टूरिज्म रिलेटेड, एविएशन रिलेटेड, इन स्टॉक्स पर ज्यादा फोकस था। पिछली बार भी वो टूरिज्म के बारे में और रियल एस्टेट के बारे में बता रहे थे और एविएशन पे। राकेश, आपको एविएशन स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं आज? मुझे तो मेरे काफ़ी अच्छे लगते हैं एविएशन स्पेस, और इसमें एक स्टॉक इंडिगो काफ़ी अच्छा लगता है, और आज करेक्शन भी ली हुई है, लगभग स्टॉक ने 4-1% की करेक्शन ली हुई है। और मीर, इस स्टॉक ने 1100 के ऊपर एक मेजर ब्रेकआउट दिखाया, और मुझे लगता है कि इन स्तरों पर स्टॉक को बाय करके चलना चाहिए। 1250, 1260 के लेवल्स मुझे लगता है मुमकिन है। और इंटायर एविएशन पे जेट एयरवेज नीचे एक बेस बना रहा है, स्पाइस जेट काफ़ी अच्छा लगता है, और मुझे लगता है इस स्पेस में ओवरवेट होकर चलना चाहिए। शायना, रियल एस्टेट की बात मार्क फाबर ने फिर भी कही थी और पहले भी बार वो बता चुके थे, और ये सेक्टर चल भी रहा है। ये ऐसा नहीं कि सेक्टर दिख नहीं रहा हमको, ये सेक्टर दिख भी रहा है। आज भी देखिए हरे निशान में इकलौता सेक्टर यही है, इसकी ज़्यादातर कंपनीज करीब 5% ऊपर है। एक रेरा भी 1 मई से आ रहा है, ये अब पूरे देश में होगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें इसके अंदर जोड़ी जा रही हैं, जैसे तो सुपर एरिया खत्म हो जाएगा, सजा का प्रावधान है 3 साल का, EMI आपको देना नहीं पड़ेगा पोजीशन अगर आपको डिले हो रहा है, उल्टा बल्कि बिल्डर आपको देगा। और भी कई सारे बहुत ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि बिल्डर्स को मजबूर कर देंगे कि आपको सही तरीके से काम करना है। एक तो इससे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और रियल एस्टेट की कंपनीज दोनों बेनिफिशियरी हैं। क्वालिटी भी बदलेगी और जो एक्सपोजर जुड़ा होता है पैसे का, फाइनेंसिंग का, लोन का, वो भी थोड़ा सा क्वालिटी वाइज अच्छा हो जाएगा। अभी चुनना पड़ता है प्रोजेक्ट, तब रेरा के अंदर आती है, चुनना भी खत्म हो जाएगा। इस स्पेस को आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? आपको कौन सा शेयर पसंद है? पॉजिटिव है, और दूसरी बात ये सब जो लार्जर प्लेयर्स हैं उनके सपोर्ट में होगा। आई थिंक जब रेरा आएगा, द लार्जर एस्टैब्लिश कंपनीज जिनके डीप फंडिंग कैपेसिटी हो, जिनके बैलेंस शीट्स अच्छे हो, या फिर रीट्स को लेकर वो अपने फंड्स रेस करके ओवर द नेक्स्ट 2-3 इयर्स बैलेंस शीट को इम्प्रूव कर पाते हैं, आई थिंक दीज विल बी द कंपनीज दैट विल बेनिफिट। और इसमें मेरा जो यहाँ से टॉपिक रहेगा वो अभी DLF रहेगा, बिकॉज वहाँ पे टेक्निकली भी अच्छा सपोर्ट लेके वो अच्छा बाउंस किया है। एंड आई थिंक उनके जो एसेट्स है, जो लीज्ड आउट एसेट्स है, जो काफ़ी टाइम से बात कर रहे हैं फॉर रीट्स का, मतलब टू कैपिटलाइज ऑन दैट अवेलेबल ऑप्शन टू रेज फंड्स, plus selling some of its properties, raising funds, I think the promoters, ये सब पॉजिटिव रहेगा। सो आई वुड गो इन फॉर समथिंग लाइक दैट। दूसरी बात, कोई जैसे गोदरेज प्रॉपर्टीज, वहाँ पर भी बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। दूसरी बात, उनके प्रोजेक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। सो आई थिंक टू दैट एक्सटेंट आई विल स्पेस आउट रियल एस्टेट इनटू 3 or 4 स्टॉक्स, बट आई थिंक ओवरऑल सेक्टर अभी इंप्रूव हो रहा है। एंड हाउसिंग फाइनेंस हमेशा से अभी, मतलब काफ़ी टाइम से हम पॉजिटिव रह चुके हैं, स्पेशली गिवन द गवर्नमेंट पॉलिसीज। और यहाँ भी आई थिंक 2 or 3 इंटरेस्टिंग कंपनीज हैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी टाइम से हम कह रहे हैं, और अभी भी मेरे हिसाब से जैसे LIC हाउसिंग हो, आई थिंक दीज कंपनीज विल कंटिन्यू टू डू बेटर। इस बीच शर्मिला जोशी भी जुड़ी हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। शर्मिला, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। सो यू नो, पिछली बार भी जब हमारी बात हो रही थी तब से अभी तक अगर हम देखें मार्केट में, तो लार्जली वही हुआ है कि इट हैज़ रिमेन्ड इन अ रेंज। बार बार थ्रेटन किया है खासकर इंडेक्स प्लेयर्स को कि ये गिरेगा, रेंज से गिरेगा, बट ऐसा हुआ नहीं है। एंड टू सम एक्सटेंट टाइम वाइज करेक्शन भी हुआ है। आपने कुछ ऐड किया क्या पिछले 1 आध हफ्ते 10 दिन में इस वॉलेटिलिटी में? Yes and no, I think डेफिनेटली, क्योंकि इफ यू सी ऑन अ डेली बेसिस अगर आप देखें तो काफ़ी ऐसे स्टॉक्स है जो 52 वीक हाइज भी छू रहे हैं। सो आई थिंक समटाइम्स जो जिनके पास पुराने पोर्टफोलियोज है, इट इज़ अ गुड आइडिया टू सॉर्ट ऑफ टर्न दैट ऑल्सो, थोड़ा सेलिंग भी करना चाहिए। आई थिंक दैट्स द प्रेशर दैट वी आर सीइंग, क्योंकि ये रेट में हम देख रहे हैं ये लेवल पे FI सेलिंग भी है, और उसके साथ साथ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर नॉट बाइंग with the kind of intensity that they did in January, और उस वजह से मार्केट एक रेंज में जैसे आ गया है। और रिटेल ने भी काफ़ी आई थिंक सेलिंग की है, which is I think always a good thing. So when you come to the buying list, I think yes, the buying is also on, और काफ़ी ऐसा mixed bag है। For instance, I bought a little of, I've recommended a little of buying in Bharat Forge, क्योंकि वो काफ़ी एक beaten down stock था नॉर्थ अमेरिका ट्रक ऑर्डर्स वगैरह की वजह से। मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट आ सकती है। और अ कम्प्लीटली स्मॉल मिड कैप आइडिया लाइक मयूर इन यूनिक वोटर्स, और अ स्लाइटली लार्जर मिड कैप आइडिया लाइक एन SH केड़कर। सो आई थिंक अ होल होस्ट ऑफ इंटरेस्टिंग मिड कैप आइडियाज हैव एडेड, बट एट द सेम टाइम थोड़ा बहुत सेलिंग भी किया है।
इस बीच क्योंकि जीएसटी आने वाला है, मॉनसून को लेकर आईएमडी रिपोर्ट जारी कर चुका है, तो इस बार पहले तो एफएमसीजी पे ही आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि जब से आईएमडी की रिपोर्ट आई, एफएमसीजी धीरे धीरे करके कुछ चला जरूर है। आज आईटीसी को लेकर एक अच्छी खबर नहीं आई थी। एलआईसी से जुड़ा हुआ शेयर है, 15% कम करना होगा। लेकिन इस सबके बीच एक नॉन लिस्टेड कंपनी भी है, वह है पतंजलि, जो सबके लिए बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। आज ही हमने एक मार्केट गुरु से बातचीत की, मार्क फेबर से, और आज हमने योग गुरु से भी बातचीत की, यानी कि बाबा रामदेव से, और मिहिर ने बातचीत की। आइए सुनते हैं उनके कुछ मुख्य अंश। बिजनेस पर हमारे साथ तो मेरे सहयोगी और मार्केट एडिटर मेरे साथ हैं, और जिनसे हम बातचीत पूछते हैं मार्केट के बारे में। लेकिन आज आपको एक तो आधा घंटा तो वैसे पता भी नहीं चला होगा जब बाबा रामदेव बातचीत कर रहे थे आपके साथ। अच्छा, दूसरी एक और चीज़, ये जो सिर्फ झलक भर देखिए, उसी में इतने बड़े बड़े धमाके हम सुन रहे हैं, तो मतलब आधे घंटे में तो बहुत कुछ कहा होगा उन्होंने। तो उन्होंने ये जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो उन्होंने कही, वो ये थी कि उनके पास अगले 50 साल का रोड मैप है पतंजलि के लिए, कि वो कहाँ कहाँ किस सेक्टर में जाएंगे, क्या क्या करेंगे। तो 5 साल, 10 साल, 50 साल का रोड मैप भी है, लेकिन वो जो काम करते हैं वो एक एक साल को ध्यान में रख के करते हैं। यानी जो एनुअल उनका प्लान होता है, जैसे इस साल वो डेयरी प्रोडक्ट्स में बड़े पैमाने पर उतरने वाले हैं, तो इस पर उन्होंने कहा। तो इस तरह की कुछ एक प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं जिस पर वो हर साल ध्यान देते हैं। जैसे इस साल के आखिर तक वो कह रहे थे कि फॉरेन में काफ़ी प्रोडक्ट्स वो एक्सपोर्ट करने पर जोर देंगे, या फिर डेनिम के लिए जो उन्होंने अनाउंसमेंट की थी, हो सकता है अगले 1 आध साल में ये भी लॉन्च हो। तो खैर, अब 50 साल तो वाकई लंबा प्लान हो जाता है, 50 साल। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इनके आने से हमने देखा तो है, चाहे वो डाबर हो, आईटीसी, एचयूएल, इन सभी को अपनी स्ट्रेटेजी रिजेक्ट करनी पड़ी है। खैर, इस बीच मार्केट पे एक बार वापस लौटते हैं और कुछ एक और शेयर्स देख लेते हैं जहाँ पे आज एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। आप बढ़ने वाले शेयर्स में आज देखेंगे तो कुछ एक अच्छे शेयर्स ऐसे भी थे, जैसे शिपिंग कंपनीज, ये 2-3 दिन से काफ़ी अच्छा चल रहा है। एक तो बाल्टिक ड्राई इंडेक्स का भी इनका फेवर है। आप SCI शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को देखिए, मर्केटर को देखिए। थोड़ी देर पहले राकेश मर्केटर के बारे में बता भी रहे थे कि उनको पसंद है। शाइना, आपको भी पसंद है शिपिंग कंपनीज? क्योंकि एक ऐसा सेक्टर है ना जिसको ना तो ज़्यादा कोई लोग बोलते थे ना समझते थे, लेकिन एकाएक सब कुछ अब ठीक होने लग गया है। एक तो बाल्टिक ड्राई इंडेक्स ठीक होने लग गया, सरकारी आई और चलने भी लग गई हैं, तो इनका तो री रेट होना थोड़ा स्वाभाविक ही है। आपको लग रहा है ठीक है? मेरे हिसाब से अभी हाँ अपसाइड है। अभी जैसे अभी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और मर्केंटाइल बेसिकली जो बहुत सालों से 2-3 साल से जो बाल्टिक फ्रेट इंडेक्स जो काफ़ी सबड्यूट था, नीचे था, वो अभी थोड़े रिकवरी मोड में है। एंड क्रूड ऑयल प्राइसेस भी आई थिंक इट इज़ लिंक्ड यू नो टू एन एक्सटेंट। तो जैसे हम पहले से $40-45 है, उससे अभी हम हायर लेवल्स पे देख रहे हैं क्रूड ऑयल, तो उस हिसाब से आई थिंक वापस थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। बट इट्स अ वेरी हाई कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर, तो आई विल यूज दी स्टॉक्स एज ट्रेडिंग, नॉट एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक शेयर और आपके सामने रखना चाहूंगा, MMTC। इसके अंदर भी एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। राकेश, इसके चार्ट कैसे लग रहे हैं आपको? काफ़ी पॉजिटिव चार्ट है। इनफैक्ट आज मॉर्निंग हमने रिकमेंड भी करा है डिम्पी अपने क्लाइंट्स को, और मुझे लगता है स्टॉक को बाय करके चलना चाहिए 64 के स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर में 72-73 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं जी। इस बीच एक बात देख लेते हैं, थोड़ी सी रिकवरी जब शो शुरू हुआ था उस समय लग रहा था कि 9100 होल्ड करेगा या नहीं, लेकिन वहाँ से हल्की सी रिकवरी दी है मार्केट ने। करीब 850 के आसपास स्टॉक्स हैं जो कि बढ़त के साथ इस समय ट्रेड कर रहे हैं। 9124 के लेवल पर निफ्टी तो एटलीस्ट कोशिश कर रहे हैं कि 9120 के ऊपर हो सके, क्लोजिंग हो जाए। क्लोजिंग अभी खैर आधा घंटा बाकी है, लेकिन एक बार टर्नओवर भी देख लेते हैं और साथ ही जो बाकी इंटरनेशनल क्यूज़ हैं उनको भी देख लेते हैं। इंटरनेशनल क्यूज़ अगर हम देखें, आप यूरोपियन मार्केट्स को देखिए, तो वहाँ पर रुझान हमने ठीक देखा, और US फ्यूचर्स जो हैं वहाँ पर भी संकेत हैं वो ठीक थे। लेकिन यूरोपियन मार्केट्स में आज हमने देखा जो ड्रॉप देखने को मिला है ना, मार्केट्स खुलने के बाद वहाँ पर ड्रॉप हुआ है, और यही वजह थी कि इंडियन मार्केट भी थोड़ा बहुत वॉलेटाइल हुआ। US फ्यूचर्स को अगर आप देखें तो वहाँ पर नैस्डैक पर रुझान हल्की सी तेजी का इस समय, लेकिन डाउ फ्यूचर्स बिल्कुल ही फ्लैट। मेरी एक तो फ्रांस में चुनाव भी है, इसका भी असर होगा? उसका ओवरहैंग है बिल्कुल, वो क्योंकि वो खैर दैट्स ऑन संडे, लेकिन उसका एक ट्रिगर मार्केट पर रहेगा ही। अब ऐसे में रिलायंस को एक बार देखते हैं। इसके भी सोमवार को नंबर्स हैं। हाँ, सोमवार को नतीजे हैं, और ये 1400 के पार इस समय ट्रेड कर रहा है। 2.5% ऊपर रिलायंस है इस समय। शर्मिला, रिलायंस 1400 कंसिडरिंग कि सोमवार को रिजल्ट्स भी हैं, क्या करना चाहिए? बेसिकली अगर आपके पास है तो उसे ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि 2-3 ट्रिगर आ सकते हैं मंडे के रिजल्ट्स में।
एक तो हमें डेटा सुनने को मिलेगा कि इन टर्म्स ऑफ जो उनका रिलायंस जियो का ऑफर था और जो उन्होंने एक्सटेंड किया था, उसमें टोटली कितने उनके हाउ मेनी सब्सक्राइबर्स गॉट एडेड, और एक ओवरऑल कमेंट्री जिससे हमको ये पता चले कि जैसे उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी रिलायंस जियो को के लिए, और उसके बाद हमने एक रन देखा था स्टॉक में. So we will sort of know कि where we were in terms of penciling in कि that business will come into black far sooner than market had expected. तो उस तरह की अगर फिर से हमें एक इंडिकेशन मिलती है तो मार्केट उसको पॉजिटिवली लेगा. उसके साथ साथ आई बिलीव उनके काफ़ी पेट्रोकेमिकल के प्रोजेक्ट्स है जो कमीशन होने जा रहे हैं, तो उनके बारे में भी आई थिंक थोड़ी बहुत कमेंट्री रहेगी, तो वो सुनना बहुत ज़रूरी हो जाता है. So I think more than GRM etc. The commissioning of this new business as well as Reliance Jio, वो trigger बन सकते हैं स्टॉक के लिए. And without doubt I think my target on the stock was 1350 और उसके ऊपर स्टॉक चला गया very comfortably. तो थोड़ी बहुत इसकी एक्साइटमेंट ओवरऑल मार्केट की बॉयंसी ज़रूर थी, लेकिन आई थिंक जो बेसिस बना उसके लिए वो जो रिलायंस जियो का जो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस रहा उसके बाद ही हमने एक अप मूव देखा है. एंड दिस हैज बीन अ लॉन्ग जेस्टेशन स्टॉक व्हिच आफ्टर 8-9 years हैज sort of woken up. So in that sense it is under owned. I think other than funds which are benchmarked to Nifty and Sensex, बहुत कम funds में ये stock रहेगा. So there is every possibility that the stock can head higher. So I think मंडे के रिजल्ट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेंगे. ठीक है, इस बीच मिहिर आप और कुछ शुगर के देखेंगे. शुगर स्पेस के भी शेयर्स काफ़ी आज चल रहे हैं. असल में इसको भी लेके यूपी की मिल्स के लेके एक पॉलिसी आने वाली है और उसमें शायद जो दो प्राइसिंग अलग अलग तरह के केंद्र सरकार एफआरपी करती है और स्टेट एससीपी तय करती है, वो खत्म हो जाएगा. एक ही प्राइसिंग होगा. एक प्राइसिंग से फ़ायदा इन मिल्स को ये होने वाला है कि एफआरपी निचले लेवल के प्राइस होते हैं और स्टेट एडवाइजरी प्राइजेस हमेशा ऊपर रहते हैं. अगर खत्म हो जाएगा तो केंद्र के माने जाएंगे प्राइजेस. उससे इन कंपनीज को गन्ना खरीदना, प्रोक्योर करना आसान हो जाएगा. एथेनॉल को लेकर भी हो सकता है इस पॉलिसी में बड़े बयान आ जाएं. जो सब्सिडाइज एथेनॉल है शायद उसकी सब्सिडी वाला फैक्टर खत्म कर दिया जाए, तो ये भी एक बड़ा फायदा होगा. इस पे भी हम अभी चर्चा करेंगे और ये जानेंगे इससे बेहतर शेयर कौन से. लेकिन इससे पहले एक फंडामेंटल में व्यू जरूर लेना चाहूँगा शाइना. ये शुगर कंपनीज हैं, पर्टिकुलरली यूपी की शुगर कंपनीज हैं, इसमें से आपको काफ़ी दम लग रहा है अभी भी, क्योंकि साइक्लिक नेचर तो चल रहा है, लेकिन जो पॉलिसी फ्रेमवर्क स्टेट अपने हाथ में कर रही है ना, वो भी शायद इनके फेवर में ही है. अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा जो यूपी मिल्स के खिलाफ जा रहा हो. एब्सोल्युटली. और दूसरी बात, जैसे अगर पॉलिसी में जो ये मांग है कि वो जो शुगर प्राइसेस को लिंक करे टू केन प्राइसेस, द केन प्राइसेस लिंक करे शुगर प्राइसेस को, तो ये यूपी को सबसे ज़्यादा अच्छा यूपी के शुगर मिल्स को सबसे ज़्यादा अच्छा बेनिफिट होगा, बिकॉज नाउ दे आर सफरिंग फ्रॉम हायर केन प्राइसेस इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर शुगर प्राइसेस जाते हैं, तो ये अच्छा रहेगा. दूसरा आई थिंक अगर मोलासिस पे, अगर इथेनॉल पे, अगर उनके जो यूज़ के ऊपर अगर पॉलिसी में क्लैरिटी आती है और इम्प्रूवमेंट इंक्रीज्ड परसेंटेज रहता है, तो आई थिंक शुगर मिल्स को वहाँ भी बेनिफिट रहेगा. तो ये सब आई थिंक पॉजिटिव है. काफ़ी डिफिकल्टी में जा चुके हैं ये कंपनीज फॉर सम टाइम. सो आई थिंक कंपनीज लाइक धामपुर, समथिंग लाइक बलरामपुर चीनी काफ़ी चल चुके हैं, बट अभी भी आई थिंक समवॉट टिल द पॉलिसी इज आउट थोड़ा ट्रेडिंग बेट्स अभी भी हो सकते हैं. चलिए, आपने ट्रेडिंग बेट्स की बात की ना, आज की फाइनल बेट देख लेते हैं. रजत, कहाँ बैठ करा रहे हैं? टेक्सटाइल शेयर्स में मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है. एरो टेक्सटाइल्स चुना गया है. इनफैक्ट पूरा ही टेक्सटाइल स्पेस आज बस कर रहा है और जो छोटी मुझे वाली कंपनी है उनमें तो ज्यादा रफ्तार देखने को मिल रही है. यहाँ इंपॉर्टेंट ये है सभी एवरेजेस के ऊपर 5 सत्रों के औसत डिलीवरी वॉल्यूम 48% के है. लंबी अवधि का कर्ज बेहद कम है. डेट इक्विटी 0.3 के आसपास है. नतीजे पिछले कुछ तिमाहियों से ऊपरी थोड़ा दबाव झेल रहे थे, लेकिन हो सकता है निश्चित से रिवाइवल आता हुआ नजर आए. 68% मजबूत प्रोमोटर होल्डिंग है, कोई भी हिस्सा गिरवी है नहीं और कंपनी के ऑपरेटिंग कैश फ्लोज पॉजिटिव है. अब गोइंग फॉरवर्ड अगर बेहतर सेट ऑफ रिजल्ट्स कंपनी पोस्ट कर देती है तो यहाँ पर पोजिशनल तौर पर बहुत बेहतर पिक निकल के आएगी. लेकिन मैं फिर कह दूं कि पिछले कुछ घंटों में यहाँ पर कैश वॉल्यूम्स में इजाफा देखने को मिला है और आज 2 हफ्ते के औसत से ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं. तो कह सकते हैं एरो टेक्सटाइल्स एक बेहतर पिक साबित हो सकते हैं पोजिशनली. लेकिन अगर आप इंट्राडे के लिए खरीदते हैं तो 53-54 तक के लेवल्स तक के लिए बेट लगाएं. 48-48.5 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा. पिछले 1 घंटे में अच्छे वॉल्यूम्स डेवलप हो गए हैं, तो अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल जरूर करते चलें अगर आप पोजीशंस बिल्डअप कर रहे हैं तो.
ठीक है, ये ऑलमोस्ट अपने हाई के आसपास ही होगा। 54-55 का जो टारगेट आपको दे रहे हैं रजत, ये इसका 52 वीक हाई भी है, यानी कि साल का उच्चतम स्तर भी है, जहां पे पहुंच जाएगा वापस। उसके बाद फिर ब्रेक होने के लिए एक बार वेट कीजिए। अभी करीब 8% ये शेयर ऊपर है विद वॉल्यूम। ये शेयर अभी अभी चला है। 54 के टारगेट के लिए आप इस पर नजर रख सकते हैं। इस बीच जैसे कुछ एक और शेयर्स की बात बोल रहे हैं, अभी एसीसी के नंबर्स आए नहीं है। एक बार राकेश आप चार्ट्स पे देखेंगे, एसीसी अभी तो देखिए 1 से 1.5% नीचे है, लेकिन सीमेंट कंपनीज जो पिछले 2 दिन में चली हैं उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस तो बढ़ गया है, क्योंकि शॉर्टिंग तो शायद नहीं हुई है पिछले 2 दिन में। देखिए इसने एक ब्रेकआउट दिखाया था, ब्रेकआउट के बाद फॉलोअप बाइंग नहीं आई है और नीचे में 1474 1475 एक इमीडिएट सपोर्ट है। अगर ये लेवल्स टूटते हैं तब शायद इसमें दिक्कत देखने को मिले। जी, इस बीच देखिए अब HDFC बैंक अब 2.5% ऊपर है, और साथ ही भारतीय इन्फ्राटेल, NTPC, टेक महिंद्रा, इंडिया बुल्स, हाउसिंग फाइनेंस, हिंडाल्को, इन पर अच्छा वो देखने को मिल रहा है। शर्मिला, ये जो इंडिया बुल्स ग्रुप के स्टॉक्स हैं, हालांकि इसमें 1-2 स्टॉक तो ऐसे हैं जो सर्किट टू सर्किट ही चलते हैं, वहाँ पर अब पता नहीं कितने लोग ट्रेड कर भी पाते होंगे, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आज हाउसिंग फाइनेंस भी अच्छा चला है। आपने जब इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पर ड्रॉप हुआ था और उसके साथ साथ बाकी स्टॉक्स में कुछ करेक्शन देखने को मिला था, आपने कुछ खरीदा था क्या यहाँ पर? नहीं, नॉट रियली, लेकिन जब वो स्टॉक्स चल रहे थे तब एक डेफिनेट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन गई थी, बिकॉज नॉट जस्ट इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, लेकिन अगर आपने देखा होगा तो पूरा बास्केट ही चला था। तो आई थिंक दैट वाज द टाइम व्हेन स्पेशली मेरा एक इस तरह का भी एक व्यू बन रहा है। आप थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे रियल एस्टेट। आई थिंक अनदर वे टू लुक एट दिस स्पेस इज ऑल्सो कि जो रीजनल प्लेयर्स है, शायद अगर हम उनको देखें तो शायद और अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, बिकॉज ऑफ द वेरियस रूल्स दैट हैव चेंज एक्सेट्रा, अफोर्डेबल हाउसिंग और उस तरह की बातें। So within that space, I think Kolte Patil and DS Kulkarni, those were interesting names जो काफी चले भी थे, in that when we saw that run on India Bulls real estate. So I think stocks like that और Soba Developers जो थोड़ा साउथ बेस्ड है, I think इस तरह के स्टॉक आइडियाज मेरे लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग बनते हैं rather than some of the frontline real estate stocks. बट ओवरऑल आई थिंक आई मस्ट से कि ये पूरे सेक्टर को मैंने अवॉइड ही किया है, एक्सेप्ट एज सॉर्ट ऑफ अ ट्रेडिंग बेट इफ समथिंग इज मूविंग। और अगर इसमें एक्सपोजर लेना ही है तो आई रियली गॉन द प्रॉक्सी रूट, और आई बॉट हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, पेंट कंपनीज, टाइल कंपनीज, कजारिया सिरामिक्स और सेंचुरी प्लाई एक्सेट्रा, रादर देन बाय एनी रियल एस्टेट कंपनी। समित चौहान इस बीच मेरे साथ बने हुए हैं। समित, एक तो क्योंकि अगले हफ्ते में एक्सपायरी है, मेरे को 2-3 शेयर ऐसे बताइए जो सिर्फ एक्सपायरी के लिए मेरे को प्ले करना है उस पर। ये 2-3 दिन के ही मेरे को आप शेयर बताइएगा। एक शेयर अभी भी चल रहा है, सुमित ने हमको जानकारी दी, विद वॉल्यूम चल रहा हुआ है सिंटेक्स। ये पिछले आधे घंटे के अंदर ना करीब 1 से 1.5% और ऊपर आया है, और वॉल्यूम के साथ ऊपर आया है। एक बार इसको भी देख लीजिए, क्या ये BTST का कैंडिडेट है? क्योंकि ये फ्यूचर्स में भी है और इसी बार ये ऐड भी हो गया है। देखिए, अगर सिंटेक्स की पहले बात करें तो ये स्टॉक ने ऑलरेडी एक अच्छी खासी रैली दी है लोअर लेवल से, और अभी ऑलमोस्ट उसके 52 वीक्स के हाई के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो यस, मोमेंटम एक 1-1.5 घंटे में थोड़ा इसमें बढ़ गया है, वॉल्यूम एक्टिविटी अच्छी है, तो यस 1-2 दिन के लिए एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है, और यहाँ से ये स्टॉक पोटेंशियल रखता है कि 120-122 के लेवल टेस्ट करे। और जैसे आपने रिकमेंडेशंस बोले विद पर्सपेक्टिव ऑफ एक्सपायरी, तो यहाँ पे फर्स्ट मैं HDFC बैंक को ही रिकमेंड करना चाहूँगा, जिसको 3-4 दिनों पहले ही हमने ऑप्शन में 1460 का स्ट्राइक कॉल प्राइस हमने इसमें रिकमेंड किया हुआ था, जो अराउंड 13-14 रुपीज़ के आसपास था। तो उसमें ऑलरेडी एक अच्छा खासा अप्रिशिएशन देखा है हमने, बट अभी भी 1480 का आप कॉल अभी यहाँ पे बाय करते हो, तो यहाँ से एक अच्छा खासा अप्रिशिएशन इसमें मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये फॉलोअप बाइंग एटलीस्ट 2-3 दिनों के लिए कंटिन्यू रहे, तो HDFC बैंक एक अच्छा खासा इसमें जो रुझान है वो कंटिन्यू रह सकता है। दूसरा स्टॉक हम DLF पे रखेंगे, जिसने लास्ट 3-4 दिनों में एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया है, और डायरेक्शनली अगर बात करो तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 200-203 के आसपास एक बार मूव कर सकता है। बट अगर आप नेक्स्ट वीक की बात करें तो ये स्टॉक 188-190 के लेवल टेस्ट कर सकता है। बिल्कुल। चलिए, इस बीच आज की BTST कॉल्स क्या हैं ये देख लेते हैं। पूजा है हमारे साथ ये बताने के लिए। बताइए पूजा। जी, मनीष शर्मा के पहले कुछ व्यूज़ ले लेते हैं। उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में खरीदारी करने की राय दी है।
1370 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस होगा, माफ़ कीजिएगा 1450 टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस होगा 1370 का। और दूसरे कॉल में इन्होंने बिकवाली करने की राय दी है सन फार्मा में। यहाँ पर इनका मानना है कि कमजोरी देखने की उम्मीद है और 610 तक के लेवल्स की गिरावट स्टॉक में देखने को मिल सकती है। 654 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय ये दे रहे हैं। अगला कॉल है प्रदीप हरचंदानी की तरफ से। इन्होंने TVS श्री चक्र में खरीदारी करने की राय दी है। दोनों ही जो काउंटर्स हैं इनके वो स्मॉल कैप काउंटर्स हैं। TVS में इनका मानना है कि 3980 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 3700 का स्टॉप लॉस की राय ये दे रहे हैं। और DCM श्रीराम इनका अगला बाय कॉल है। यहाँ पर इनका मानना है कि 348 तक के लेवल्स देखने की उम्मीद है स्टॉक में। अब इम्तियाज कुरैशी कुछ व्यूज ले लेते हैं। हिंदुस्तान जिंक नतीजों के आने के बाद काफी अच्छी तेजी स्टॉक में देखने को मिली। अभी इनका मानना है कि वो बरकरार रहेगा और 289 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। स्टॉप लॉस होगा 266 का। और टाटा ग्लोबल इनका अगला बाय कॉल है। यहाँ पर इनका मानना है कि 160 के लेवल्स देखने की उम्मीद है और स्टॉप लॉस 147 का की राय दे रहे हैं। बिल्कुल। राकेश, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे क्या कॉल्स BTST में? देखिए, एक कॉल, जो दो कॉल्स मैंने मिहिर ऑलरेडी डिस्कस करी है, मेरे को इन स्तरों पर मुझे लगता है कि थोड़ा कॉशियस होकर चलना चाहिए। कैश पेज से MMTC और मार्केटर ऑलरेडी रिकमेंड करा और मुझे लगता है इनको बाय करके चलना चाहिए। अगर BTST का भी नजरिया है यहाँ पे, मुझे लगता है भाई मंडे को एक अच्छी ओपनिंग भी मिलेगी और जो आज हमने अपमूव देखा है उसका कंटिन्यूएशन होते हुए देखेंगे। आप रिलायंस लेके जाएंगे या फिर नहीं राकेश? नहीं, मैं इन स्तरों पर नई बाइंग रिलायंस के अंदर नहीं करूंगा। अगर किसी के पास है तो होल्ड करें। PNB लेके जाएंगे या नहीं? नहीं, डिम्पी कॉशियस होकर चलेंगे। इस समय अगर कुछ बाय करना है तो गिरावट पे इंडिगो को बाय करेंगे और उछाल पे मुझे लगता है बैंकिंग के अंदर येस बैंक को बेचा जा सकता है। एक महीने के लिए SBI को माफ कीजिए सन फार्मा को रखेंगे या फिर नहीं? नहीं डिम्पी, ट्रेडिंग का नजरिया है और ट्रेडिंग में इस समय मार्केट में कंफर्ट नहीं है। आप खुद देख रहे हैं मार्केट काफी वोलेटाइल है। एक भी स्टॉक अगर गलत होता है तो घाटा लगता है, तो उस घाटे से बचने के लिए साइड में बैठेंगे। कैश में कंफर्टेबली कॉन्फिडेंस के साथ MMTC और मार्केटर को कैरी करेंगे। अभी नंबर्स आएंगे ACC के, उससे पहले इसको बाय करेंगे या नहीं? नहीं, बिल्कुल बाय नहीं करेंगे। नतीजों से पहले देखिए डिम्पी, ये सब एक स्पेकुलेशन हो जाता है काफी हद तक। और नतीजों से पहले हमने देखा है कि इन्फोसिस एकमात्र काउंटर है जहां पर एक बिल्डअप देखने को मिलता है और इन लाइन अगर नतीजे मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आते हैं जिस डायरेक्शन में भी, उसमें बड़ा मूव देखने को मिलता है। ACC वो काउंटर नहीं है कि जहां पर मुझे लगता हो कि नतीजों से पहले यहाँ प्ले करना चाहिए। बिल्कुल। चलिए एक बार जल्दी से, मार्केट बंद होने में 15 मिनट का समय बाकी है, एक बार कैश के गेनर्स को देखते हैं। इसमें ITDC के अलावा शिवम ऑटो है जो कि 20% चला है। होटल लीला वेंचर्स 15%। जय भारत मारुति ये कांस्टेंट आउट परफॉर्म कर रहा है नंबर्स के बाद, 15% ऊपर ये है। ITI करीब 13% ऊपर है। रूपायन कंपनी 13% ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर मूव अच्छा है। शुगर की आपने बात की, वहाँ पर तो है ही अच्छा मूव। शिपिंग कॉर्पोरेशन की आपने बात की, इस पर अच्छा मूव है। श्रेयस शिपिंग इनफैक्ट और एक काउंटर है जो कि अच्छा मूव दे रहा है। लेकिन इसमें जय भारत मारुति जैसे काउंटर पर शाहीना व्यू क्या है आपका? मतलब अगर आप डिप्स पे बाय करें तो अच्छा रहेगा, बिकॉज मेरे हिसाब से अगर कोई सेक्टर चलेगा ओवर द नेक्स्ट 6 months to 1 year इट विल अगेन बी ऑटोज, 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स और ऑटो एंसिलरी। तो इस हिसाब से हर डिप पे मैं बाइंग, मेरा बाय रिकमेंडेशन होगा ऑन बोथ द स्टॉक्स। ठीक है। समित, ये ना रेमंड्स भी 28 तारीख को F&O में आ जाएगा। उससे पहले इसने काफ़ी अच्छी जर्नी तय कर लिया। अभी भी आज भी 3-3.5% ये ऊपर है। ये रेमंड्स को आप अभी भी बाय करके रखेंगे कैश में जब तक कि F&O में नहीं आ जाता? 28 तारीख को आएगा F&O में। जी हाँ, डेफिनेटली। अगर आप ओवरऑल इसकी प्राइस एक्शन लास्ट 1-1.5 महीने से देखें तो स्टॉक ने ऑलरेडी ह्यूमंगस रिटर्न्स दिए हुए हैं। 500 के लेवल से एक स्पेक्टेकुलर रैली हमने देखी है और लास्ट 4 दिन पहले भी हमने एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद डिसाइसिव ब्रेकआउट दिया था। सो क्लियरली ये बाय एंड डिप्स काउंटर है। अगर आपका थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू है, 1 से 1.5 महीने का व्यू है, तो डेफिनेटली इट्स अ गुड बाय ऑन एनी मीनिंगफुल डिप। यहाँ पे अभी 720-700 का काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया और जैसे इसमें वॉल्यूम एक्टिविटी लास्ट 2 महीने से हो रही है, ये स्टॉक पोटेंशियल रखता है कि इसकी रैली एक्सटेंड करे 800 के ऊपर। ठीक है। इस बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर सोमवार को आ जाएंगे, लेकिन ठीक उससे पहले आप तैयारी कर लीजिए। एक बार नंबर्स आपकी स्क्रीन पर भी होंगे और संदीप भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं जो आपको इस नंबर्स का एनालिसिस भी करके बताएंगे। संदीप, नंबर्स चलते रहेंगे हमारी स्क्रीन पर, आप एनालिसिस करके बताइएगा कि क्या चीज़ ठीक आ रही है, क्या चीज़ गलत आ रही है और हमको किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान रखना है।
इनफैक्ट डिप्पी स्टैंडर्ड बेसिस पे हमारा जो पोल है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफ़ी फ्लैट नंबर्स रह सकते हैं, और मैं खुद भी इस बार जो फैक्टर्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करने वाला था। पहली बात तो है GRMs, जो कि इनका सबसे बड़ा रेवेन्यू कंट्रीब्यूटिंग सेगमेंट है, वहाँ पे किस तरह के नंबर्स आते हैं। $10.8 के GRMs इन्होंने कमांड किए थे, और इस बार सिंगापुर GRM जो कि बेंचमार्क है वो $6.7 से घटकर $6.4 पे रहे हैं। तो हमारा ऐसा अनुमान है कि 10.6 से $11 ये एक रेंज है जिसके बीच में GRMs देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए सिंगापुर के जो GRMs हैं उसमें फ्यूल ऑयल का कंपोनेंट काफ़ी ज़्यादा है। रिलायंस की जो रिफाइनरी है वो मिडिल डिस्टिलेट है जिसमें पेट्रोल, डीजल, ATF ये प्रोडक्ट ज़्यादा निकलते हैं, और इनके जो स्प्रेड्स हैं वो इस तिमाही में इंप्रूव हुए हैं। तो हो सकता है सिंगापुर GRMs के मुकाबले या तो फिर उसके विपरीत GRMs में एक बड़ा देखने को मिले। अगर $11 के आसपास के लेवल्स आते हैं GRMs के फ्रंट पे, तो हो सकता है जिस तरह के अनुमान एनालिस्ट कर रहे हैं 7,850 7,900 के आसपास के मुनाफे के फ्रंट पे, वो नंबर्स काफ़ी अच्छे देखने को मिल सकते हैं। दूसरी ओर अगर आप देखें जो पेटकेम साइड पे पिछले तिमाही में एक शटडाउन इस कंपनी ने किया था अपने एक यूनिट का, तो वो जो शटडाउन है वो दोबारा शुरू हुआ है। उसके साथ साथ इनकी एक पैराजाइलिन की एक फेज़ 1 शुरू हुआ है, तो उससे इनके जो पेटकेम के वॉल्यूम्स हैं उसमें इजाफा देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ कुछ एक पॉलीमर प्रोडक्ट्स की बात करें खासतौर पे, तो उनके जो मार्जिन्स हैं उसमें भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो एक तो अगर GRMs बढ़ के आते हैं और उसके साथ साथ पेटकेम साइड पे वॉल्यूम्स तो बढ़ ही रहे हैं, और उसके साथ साथ अगर मार्जिन्स इंप्रूव होते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं मुनाफे पे इस बार पॉजिटिव साइड पे इंपैक्ट करेगा। लेकिन इसके साथ साथ KG-D6 लगातार डिसअपॉइंट कर रहा है, वहाँ पे जो वॉल्यूम्स हैं वो तिमाही दर तिमाही गिरते जा रहे हैं। और इस बार अदर इनकम का जो फैक्टर है वो भी ध्यान में रख के चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको याद हो निम्पी, जब हम नंबर्स को पिछली बार एनालाइज कर रहे थे 3,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा अदर इनकम के फ्रंट पे निकल के सामने आया था। वो एनालिस्ट इस बार अनुमान करके चल रहे हैं कि उसमें करीब 600 करोड़ रुपए के आसपास की कमी देखने को मिलेगी। तो उसका भी इंपैक्ट कहीं ना कहीं नंबर्स पे मुनाफे के फ्रंट पे देखना होगा। और उसके साथ साथ जियो के FY17 के नंबर्स निकल के सामने आएंगे। एक रिपोर्ट ऐसी भी आई थी इकरा की जिसमें उनका ऐसा कहना था कि शायद 19,000-20,000 करोड़ रुपए के आसपास का घाटा भी आ सकता है। Q4 में किस तरह का नंबर आता है उससे कंसोलिडेटेड जो नंबर्स हैं वो काफी हद तक निर्भर करेंगे। लेकिन स्टैंड ऑन बेसिस पे जो मुनाफे का अनुमान है वो आपको बता देता हूँ, 8,022 करोड़ पिछली बार उन्होंने क्लॉक किया था। हमारा ऐसा अनुमान है कि 0.25% के आसपास की गिरावट आएगी, और 7,900 करोड़ रुपए के आसपास के जो नंबर्स हैं वो देखने को मिलेंगे। 3-4 फैक्टर्स जैसे मैंने कहा, एक तो इनके GRMs, पेटकेम साइड के वॉल्यूम्स और मार्जिन्स, और चौथी बात अदर इनकम, इसमें कितनी कमी आती है उसके ऊपर मुनाफे का फिगर डिपेंड करेगा। खैर चलिए, लेकिन अभी भी जो सबसे बड़ा ट्रिगर है वो तो आई थिंक रिलायंस ही रहेगा, जहाँ तक हम टेलीकॉम स्टॉक्स की भी बात करें तो उस लिहाज से भी। ठीक है, जो बाकी टेलीकॉम स्टॉक्स हैं उसमें शाइना कुछ स्टेडीनेस अब आपको लग रही है क्या? मेरे हिसाब से आई थिंक द स्टॉक्स में आई थिंक अभी ये लेवल्स पे सेलिंग तो डेफिनेटली नहीं करना चाहिए, और मेरे हिसाब से अभी बाइंग कर सकते हैं एज इफ यू टेक अ कॉन्ट्रा बाय। हो सकता है नेक्स्ट 6 मंथ्स बिकॉज ऑफ जियो हो सकता है कि रेवेन्यूज एंड प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा प्रेशर में रहेंगे फॉर से भारती एयरटेल एज वेल एज आइडिया। बट मेरे हिसाब से अगर आइडिया वोडाफोन का मर्जर हो जाता है, वहाँ पे कॉस्ट सेविंग्स के हिसाब से और वैल्यूएशन के हिसाब से मैं खुद भी पर्सनली होल्ड करती हूँ। एंड आई थिंक अगर आप 2 या 3 साल के लिए होल्ड करें, दीज आर द स्टोरीज दैट विल गिव यू डिसेंट रिटर्न। इस बीच कुछ एक और शेयर्स देखिए, एक तो GMR इंफ्रा, इसके अंदर एक अच्छा मूव आया है, और एक साउथ इंडियन बैंक है, आप ये भी शेयर देख लीजिए, इसके अंदर अच्छा मूव है। इसका मई कॉन्ट्रैक्ट का डाटा ज़रूर चेक कीजिएगा, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाटा के साथ आज ये चला है। हालांकि 12 बजे डेवलप होना शुरू हो गया था, लेकिन मूव अप दे रहा है, थोड़ा सा डिले मूव है लेकिन काफ़ी स्मार्टली, और इसने इस रेंज को कई दिनों के बाद, मैं कहूँगा कई महीनों के बाद पार किया है। अब ये 24 के लेवल पर आ चुका है। एक और शेयर है PI इंडस्ट्रीज, इंडिया सीमेंट, ये दोनों शेयर्स भी देख लीजिए। इंडिया सीमेंट आज कर्व में है, आज ताज़ा सौदे नहीं लग सकते थे, सुबह एक बार लाल निशान में भी आया था, लेकिन अब स्मार्टली मूव करके गया है। आप 3 बजे के बाद देखिए इसने जितनी भी अपनी गिरावट थी सबको खत्म किया और वापस 190 पे आके रुक गया है। तो ये कुछ एक ऐसे शेयर्स हैं जो कि चलते हुए दिखे। शिपिंग कॉर्पोरेशन की ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। ज्योति लैब पे भी ध्यान दें, ये कुछ एक FMCG की जो कंपनीज हैं उनमें रीस्ट्रक्चरिंग होती हुई दिख रही है। ज्योति लैब भी एक रीस्ट्रक्चरिंग का बड़ा कैंडिडेट है, उसके अंदर भी कुछ निचले स्तर से वापस बाइंग आती हुई दिखी है। राकेश शेयर पड़े हैं, इसमें से कुछ आपको पसंद है? साउथ इंडियन, GMR, इंडिया सीमेंट, ज्योति लैब। देखिए, ज्योति लैब तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है निवेश के नज़रिए से। इंडिया सीमेंट ने ऑलरेडी एक बड़ी रैली दिखा दी है, जिसके पास है वो रखे। स्टॉक अनचार्टेड टेरिटरी में गया हुआ है, जैसे आपने मेंशन भी करा कि FNO कर्व के अंदर है, तो गिरावट करेक्शन है स्टॉक के अंदर, तो इसको बाई करके चलना चाहिए। ठीक है समित, इस बीच आप कुछ शेयर जोड़ना चाहेंगे? और मार्केट की आज की क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं, कुछ BTST या फिर अगले हफ्ते के लिए हम कोई कॉल्स रखनी हो तो?
देखिए ऑलरेडी मैंने एचडीएफसी बैंक डीएलएफ नेक्स्ट वीक के पर्सपेक्टिव से रेकमेंड किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें पीएसयू बैंकिंग स्पेस अभी भी अच्छा लग रहा है। हालांकि थोड़ा हम करेक्शन देख रहे हैं लास्ट 2-3 दिनों में, बट उनके अगर हम ब्रॉडर डिग्री चार्ट देखें तो काफ़ी पॉजिटिव अभी भी लग रहा है। तो इसमें फ़िलहाल हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा एक प्रेफर्ड पिक रहेगा। थोड़ा कंसर्ट हो रहा है, बट हम एक अटेम्प्ट देख रहे हैं कि ये 176-177 का लेवल क्लोजिंग बेसिस बहुत जल्दी ब्रेक करे। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में हमारा बाय का व्यू होगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 170.75 और टारगेट ऊपर की तरफ हम रखेंगे 191 के, अगर आप 2-3 वीक्स के इसमें टारगेट रखे हो तो। अपार्ट फ्रॉम दैट छोलामंडलम होगा, जो 2-3 वीक पहले हमने एक अच्छा खासा डिसाइसिव ब्रेकआउट देखा था, बट थोड़ा फॉलोअप बाइंग इसमें लैकिंग हम देख रहे थे और उसके वजह से स्टॉक ने थोड़ा पुल बैक दिया है। बट डायरेक्शनल टारगेट्स हमारे इसमें मेंटेन्ड है और काफ़ी बड़े टारगेट्स हैं, तो हम इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये स्टॉक बहुत जल्दी 1130 से लेकर 1150 के लेवल देख सकता है। बिल्कुल। इस बीच शर्मिला, क्विकली होटल स्टॉक्स में आपका व्यू क्या है? आज देखिए होटल लीला वेंचर्स करीब 13-14% चला है, बट इफ़ यू लुक एट लास्ट 2 वीक्स, कभी ताज जीवी के, कभी इंडियन होटल्स, कभी होटल लीला वेंचर्स, इसमें बारी बारी से मूव आते हमने देखा है। देन ऑफ कोर्स यू हैव समथिंग लाइक अ वाइसरॉय होटल और अ डेल्टा कॉर्प, जो कि हमेशा ट्रेडर्स के रडार पर रहता है। Yeah, so I think Delta Corp definitely इस बास्केट में आप इंक्लूड मत करो, बिकॉज दैट्स अ सेपरेट सॉर्ट ऑफ बिजनेस ऑल टुगेदर। और वो स्टॉक पे मैं पॉजिटिव हूँ, आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ दैट स्टॉक एज वेल। लेकिन जहाँ तक बाकी स्टॉक्स का सवाल है, आई थिंक कामत होटल्स और होटल लीला ने सबसे अच्छा रन आपको दिया है। एंड यू नो द न्यूज इज ऑन द स्ट्रीट की वन स्मार्ट ट्रेडर हैज एंटर्ड इनटू द स्टॉक्स, एंड यू नो आजकल वही एक दैट इज ऑल्सो वन लॉजिक टू गो बाय कि अगर आप ऐसा कोई सुनते हो कि कोई बड़ा नाम इस स्टॉक में यू नो ही हैज एंटर्ड, तो यू जस्ट मिरर दैट पोर्टफोलियो एंड यू बाय द स्टॉक एंड ट्राई टू मेक मनी। सो आई डोंट, उसके अलावा और कोई बड़ा मुझे लॉजिक दिखता नहीं है रियली ऑनेस्टली टू बाय आइदर कामत होटल्स और होटल लीला टू द एक्सटेंट कि वो 20-30% चले। ठीक है। इस बीच आप एक अशोक लेलैंड को भी देख लीजिए, अभी काफ़ी स्मार्टली मूव दे रहा है और मार्केटर अब 9% ऊपर, श्रेयस शिपिंग 9% ऊपर। शिपिंग के शेयर्स आज काफ़ी स्मार्टली मूव कर रहे हैं। एक तो जैसे हमने कहा कि बाल्टिक ड्राई इंडेक्स, सरकारी पॉलिसीज़, इनकी वैल्यूएशन, ये सब कुछ इनके फेवर में है और इस सेक्टोरल चर्निंग में अब इसकी बारी लगता ही था कि आएगी ज़रूर, अब आज कम से कम दिख रही है और कल भी दिखा कि हमको शिपिंग कंपनीज काफ़ी मजबूती के साथ चलते हुए दिखे। 23 की एक बैठक भी होने वाली है शर्मिला, और इसमें इस बार कृषि सेक्टर पे वापस जोर रखने वाला है और अगले 3 साल में ये स्ट्रेटजिक रोड मैप पेश हो जाएगा। आईएमडी की रिपोर्ट भी आ चुकी है। इस एग्री स्पेस में कुछ आपको पसंद है? हाँ, आई थिंक ये काफ़ी स्टॉक्स पसंद है, लेकिन वेरी ऑनेस्टली अभी इस मीटिंग के बाद ही आई वुड रियली हैव सम स्पेसिफिक बाइज, क्योंकि काफ़ी साल पहले यू नो व्हेन ये जब गवर्नमेंट पावर में आई तो मुझे लगा था कि जैन इरिगेशन एक अच्छा प्ले बन सकता है, क्योंकि जिस तरह का गुजरात में मॉडल था उसको रेप्लिकेट किया जाएगा। सो आई बॉट जैन इरिगेशन ऑन द बेसिस ऑफ दैट। आई बॉट अनदर स्टॉक कॉल्ड वाटेक वॉबक, क्योंकि काफ़ी बात होती थी गंगा क्लीन अप के बारे में और उसको बजट में भी मेंशन किया गया था, लेकिन उसके भी यू नो ऑर्डर्स आई मीन आई डोंट थिंक कि वाटेक वॉबक को कम से कम मिले हैं। So you know, I think it's sometimes better to let the news be out there कि किस तरह के कि you know ठोस चीजें होने वाली है, whether it is going to benefit fertilizers as a sector, अगर माइक्रो इरिगेशन को मदद मिलने वाली है, या किस तरह की you know what is the policy that we are talking of, और उसके बाद ही I think stocks लेने की बात करनी चाहिए, क्योंकि at the end of the day वो पॉलिसी आने के बाद भी there is going to be a lag before you really see anything really come to the hands of these companies. बिल्कुल। इस बीच आप देखिए अब थोड़ा वीकली डेटा देख लेते हैं, क्योंकि अब हफ्ते का आखिरी दिन भी है। तो देखिए निफ्टी में सबसे ज़्यादा वीकली रिटर्न के लिहाज से अगर हम देखें तो निफ्टी नेगेटिव ही है। सेंसेक्स पर भी ऑब्वियसली 1/4% से थोड़ा ज़्यादा का नुकसान, लेकिन निफ्टी बैंक ने पेन देखा। आपने कभी वर्ड इस्तेमाल किया था ना, आंख मचोली हो रही है। हाँ, टिपिकली वही चल रहा है निफ्टी भी। लेकिन देखिए निफ्टी बैंक आधे % से ज़्यादा गिरा है और आउट परफॉर्मेंस इनफैक्ट अगर कहीं पर था अब इस हफ्ते में अगर हम देखें तो वो बड़े सीमित स्पेस में देखने को मिला है। अब जैसे कैपिटल गुड्स में हमने देखा यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस कुछ हद तक देखने को मिला है, या फिर पावर जो है उस पर आउट परफॉर्मेंस था 1.5%। इनफैक्ट पावर इंडेक्स चला भी है BSE का। जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है उसमें ऑब्वियसली हमने आउट परफॉर्मेंस देखा है 1-8% का, हो सकता है ये जारी भी रहे लुकिंग एट द हीट वेव। और कंपनी वाइज अगर आप देखेंगे तो जो रिटर्न जहाँ पर अच्छा था इसमें ग्रासिम या फिर HDFC बैंक, गेल,
ये निफ्टी की वो कंपनीज हैं जिन्होंने इस हफ्ते में ठीक रिटर्न दिया है। IB हाउसिंग फाइनेंस, यू कांट फॉरगेट, 3.5% ऊपर, पावर ग्रिड, RIL, इन सब पर ठीक रुझान देखने को मिला है। क्विकली राकेश, जो पावर स्टॉक्स हैं उसमें कोई पिक है क्या आपकी? देखिए, पावर स्पेस में मुझे लगता है अगर कुछ बाय करना है तो मिड कैप पावर्स में देखना चाहिए। कल्पतरू पावर काफ़ी अच्छा लगता है, स्टॉक अनचार्टेड टेरिटरी में गया हुआ है सॉरी, वहाँ पर मुझे लगता है बाइंग की जा सकती है। ठीक है, कुछ एक और शेयर्स देख लीजिए जो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे थोड़ा चलते हुए दिख रहे हैं। उसमें आप माफ़ कीजिए, एक अशोक लीलैंड है, ये करीब 4% ऊपर है। हेक्सावेयर के अंदर भी 4% हुआ, मैस्टेक भी चला, माइंडट्री भी चला। ये टिपिकली जो छोटी IT कंपनीज हैं इन्होंने काफ़ी अच्छे एक तो नंबर्स दिए और एक अच्छा प्ले भी दे रहे हैं आपको प्राइसिंग के लिहाज से। समित, एक बार आप हेक्सावेयर को देखेंगे, ये आप रखने वाला शेयर है, रख सकते हैं? देखिए, हेक्सावेयर में लास्ट 2 दिन से एक अच्छी खासी रिकवरी आई है, तो और कंटिन्यू हो सकती है क्योंकि ये स्टॉक ने एक अच्छा खासा करेक्शन देखा है, तो इसमें थोड़ा बहुत हम पुल बैक देख सकते हैं। बट फिलहाल तो ये ट्रेडिंग बाउंस कंसिडर किया जाएगा क्योंकि ये स्टॉक ने अच्छा खासा करेक्शन देखा है। बट विद इन दिस स्पेस अगर हम देखें तो मैस्टेक हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट लास्ट 2 वीक से हम इसको रिकमेंड करते आ रहे हैं अराउंड 220, इनिशियल टारगेट 250 थे, बहुत जल्दी अचीव हो गए। बट अभी भी अगर हम इसके मंथली चार्ट देखें तो काफ़ी पोटेंशियल है ये स्टॉक में, एंड हम थोड़ा इसमें एग्रेसिव टारगेट्स रख रहे हैं। ये स्टॉक बहुत जल्दी 290 या 300 के लेवल भी क्रॉस कर सकता है। इस बीच बाजार बंद होने में सिर्फ अब 1.5 मिनट का ही समय है। फटाफट से देख लीजिए आज मार्केट कहाँ पे क्लोज कर रहा है। आज हफ्ते का आखिरी दिन भी है, लेकिन बाजार ने इस पूरी रेंज को बनाए रखा, ना तो 9000 दिखाया, ना ही 9220 के ऊपर हमको क्लोजिंग दी। तो इस बीच आपको एक अच्छा प्ले मिल गया ट्रेडर्स को, लेकिन ये थोड़ा सुस्ताने वाला भी है, यानी कि लोगों को थोड़ा कंफ्यूज करने वाला भी है। थोड़ा सा इस पर ध्यान रखें। दूसरी बात, थेमेटिक शेयर्स काफ़ी अच्छे चले हैं आज। जैसे एक डॉलर इंडस्ट्रीज की लिस्टिंग हुई तो सारे हौजरी के शेयर चल गए। इसके अलावा हमने देखा कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पर अच्छा परफॉर्मेंस देखी गई हैं। इसके अलावा इंडिया बुल्स के शेयर्स ने इस पूरे हफ्ते के अंदर काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। सीमेंट कंपनी रुका हुआ सेक्टर था, पूरा हफ्ता चला, ग्रासिम ने सबसे अच्छा रिटर्न दिया। नंबर्स के लिहाज से 2 बड़ी IT कंपनीज ने थोड़ा निराश किया, लेकिन मिड कैप IT ने दिल खुश किया, काफ़ी अच्छी तरह से चले। इसके अलावा शुगर कंपनीज की पॉलिसी आने वाली है, ठीक उससे पहले मोमेंटम बन रहा है। एक वादा का शेयर भी आ जाएगा, बलरामपुर चीनी, अभी तक कोई वादा नहीं था इसके अंदर। इसके अलावा लिकर के शेयर्स के अंदर इस हफ्ता कम से कम थोड़ी सी राहत रही है। आज रेडिको खैतान भी चला, यूनाइटेड स्पिरिट्स भी आज हरे निशान में बंद हो रहा है, और ग्लोबल स्पिरिट सुबह सुमित ने आपको दिया था, ये भी करीब 4% ऊपर जाके ही बंद हो रहा है। कुछ बजिंग स्टॉक्स में जो पिछले 2 दिन से चल रहा है वो था JBM, आज फिर से 15% चला। इसके अलावा JBM ऑटो, ये कुछ एक ऐसी ऑटो एंसिलरी कंपनीज हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आज के सेशन में और पिछले 1-2 दिन में पैसा बना के दिया है। जैसे मिड कैप IT की हम बात बोल रहे थे, हेक्सावेयर एक अच्छा पुल बैक देगा, लेकिन साइंट के नंबर्स कल ज़्यादा अच्छे तो नहीं, इन लाइन थे, लेकिन फिर भी ये शेयर टूटा नहीं, तो मार्केट रिस्पेक्ट भी कर रहा है इस तरह के चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर में। जो भी मिड कैप IT कंपनीज ठीक भी नंबर लेके आ रही है उसको चला रहा है। आज की निफ्टी की क्लोजिंग अभी ऐसा लग रहा है कि 9120 के ऊपर करके जा रहा है, और 12 अंकों की गिरावट के साथ आज की हमको क्लोजिंग मिल रही है। हालांकि गिरावट है, आज सुबह ये लेवल्स शायद हम उम्मीद भी नहीं कर रहे थे कि हमको मिलेंगे। अगर 9180 के ऊपर हम कम से कम 2-2.5 घंटे टिक जाते, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। पहला टिक ही 9180 को आया और उसके बाद हमने दिन भर वो लेवल ही नहीं देखा, इसलिए स्वाभाविक है कि बाजार यहां से थोड़ा फिसल जाना था और यहीं पे आके रुकने की उम्मीद भी थी, जो आज हमने अंतिम बाजी की शुरुआत में आपके सामने बात रखी। बैंक निफ्टी ने कोई सपोर्ट नहीं किया, आज कुछ सरकारी बैंक वापस नहीं चले, लेकिन एक चीज पूरे हफ्ते के अंदर और नोटिस की गई, वो था कि छोटे और मझोले शेयर ये काफी अच्छा इंटरेस्टिंग प्ले दे रहे हैं आपको। हालांकि इस समय इंस्टीट्यूशनल की बाय और सेल के लिहाज से इस समय ये तय कर पाना कि बहुत मुश्किल है कि कहां पे ज़्यादा पैसा आ रहा है, इसलिए लेकिन छोटे और मझोले शेयर्स की जो थीम है, एक थीम एक दिन चल रही है, जो कि काफ़ी अच्छा मूव दे रही है। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज के सोमवार को नंबर होंगे, लेकिन आज अच्छी क्लोजिंग वो भी देखे गया, और HDFC के नंबर आने के बाद बेहतर प्ले मिला। एक सेक्टर से निराशा हुई है, अभी भी निराशा में ही है वो सेक्टर, वो है फार्मा। किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। IT शायद अपना बेस ढूंढ रहा है, लेकिन फार्मा का बेस बनना शायद अभी लग रहा है थोड़ा सा मुश्किल है। ये टिपिकली आज भी हमको फार्मा इंडेक्स और फार्मा की कंपनीज को देखने पर मिला। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये रही आज की क्लोजिंग, और निफ्टी फाइनली 9122 पर बंद हुआ है। लेकिन आज की क्लोजिंग को अगर आप देखेंगे ना डिम्पी, इसमें अब देखिए जैसे सेंसेक्स है, तो जो कल की क्लोजिंग थी उससे ये भी नीचे बन गया। बारिंग निफ्टी बैंक अगर आप देखें, और दूसरा निफ्टी मिड कैप, इसे छोड़कर अगर आप देखेंगे ना, ऑलमोस्ट सारे ही इंडाइसेस कल के क्लोज से भी निचले लेवल पर ही बंद हुए हैं। अगले हफ्ते के लिए क्या क्यूज लेंगे राकेश? देखिए मीर,
इस हफ्ते तो काफी अच्छा रहा, क्योंकि जिस इंटेंसिटी की गिरावट हमने यूएस मार्केट में देखी है, उस इंटेंसिटी की गिरावट भारतीय बाजारों में देखने को नहीं मिली। और चांसेस पिछले 2-3 दिन से ऐसा लग रहा था कि निफ्टी 9030 के लेवल्स को टेस्ट ना करे, और निफ्टी उन लेवल्स को होल्ड कर रहा है और कई इंडेक्स हैवीवेट स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि एक बार निफ्टी कंफर्टेबली 9150 के ऊपर निकलता है तो ये जो करेक्शन के जो बादल मंडरा रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। एज ऑफ नाउ थोड़ा कॉशियस होकर चलना चाहिए, और एक बार 9150 के लेवल्स टूटते हैं तब कंफर्टेबली बाइंग करनी चाहिए, और अगर नीचे में 9075 के लेवल्स टूटते हैं तब मार्केट में जो है करेक्शन जो है वो डीपन हो सकती है, नीचे में 9000 के लेवल शायद तब देखने को मिले। ठीक है शाइना, आपको आज की क्लोजिंग कैसे दिख रही है? और अगले हफ्ते के जो ट्रिगर्स हैं वो भी स्क्रीन पे चल रहे हैं, जिसमें रिलायंस के नंबर्स होंगे, एक्सिस बैंक के नंबर आने वाले हैं, और साथ ही साथ एक अहम फैसला, एक नंबर रिलायंस इंडस्ट्रीज के भी होंगे। आप कैसे देख रहे हैं अगले हफ्ते को पूरे को? मेरा नेगेटिव सेंटिमेंट है नेक्स्ट वीक के लिए, बेस्ड ऑन द नंबर्स जो अभी हम एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, ऑल्सो इंटरनेशनल क्यूज। तो अभी मैं कोई पोजीशन लॉन्ग तो नहीं रखूंगी। आई थिंक इट इज बेटर टू स्टे आउट ऑफ द मार्केट फॉर सम टाइम। शर्मिला, आपके क्लोजिंग रिमार्क्स? या आई एम ऑल्सो लिटिल टैड डिसअपॉइंटेड, क्योंकि जैसे कि आप बात कर रहे थे मार्केट ओपनिंग इतनी स्ट्रांग रही दैट आई एक्सपेक्टेड कि अगर 9170 क्लोजर टू 9200 इस तरह की अगर क्लोजिंग मिलती है, बिकॉज आई थिंक यस, कल अगर आपको याद होगा तो इस तरह का मार्केट लग रहा था विच इज वांटिंग टू क्लोज इन द पॉजिटिव, लेकिन थोड़ा बहुत एक सेलिंग प्रेशर बन रहा है। तो आई थिंक उस मोमेंटम पर अगर हम बिल्ड कर सकते थे तो आई थिंक इट वुड हैव मेंट कि अगला हफ्ता एक अच्छा इफ ये ग्लोबल जियोपॉलिटिकल जो कंसर्न्स है उसको हम ओवरकम करके वी कैन सॉर्ट ऑफ रिज्यूम आवर अप ट्रेंड, लेकिन अब वो फिर से थोड़ा मुश्किल लग रहा है। शाइना, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। साथ ही शुक्रिया राकेश आपका भी, समित आपका शुक्रिया, साथ ही शर्मिला आपका शुक्रिया, और शाइना आपका भी शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो आज की क्लोजिंग ये कह सकते हैं थोड़ा सा कल के लिहाज से अच्छी मिलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं मिली। लेकिन फिर भी शुक्र है कि कम से कम 9080 अभी भी बचा हुआ है, 9200 अभी भी पार नहीं हुआ। तो शायद इस रेंज के अंदर जो ट्रेडर्स खेल रहे हैं उनके लिए बेहतर है, लेकिन जो वेट कर रहे हैं उनको थोड़ा सा वेट और भी करना पड़ सकता है। बिल्कुल, उनको वेट करना पड़ सकता है। आज की क्लोजिंग देखकर तो यही लगता है कम से कम। चलिए अंतिम बाजी को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि वीकेंड आपका अच्छा रहे, और फ्रांस के इलेक्शन का जो ट्रिगर है उससे भी कुछ ऐसा नहीं निकले कि जो मार्केट्स पर भारी पड़े। वैसे आई थिंक दिल्ली में भी एमसीडी के चुनाव है, तो उस पर भी आप नज़र तो रखिएगा ही, जाकर वोट भी डालिएगा, ज़रूरी है दिल्ली के सुधार के लिए। तो इसी के साथ अंतिम बाजी को ही ख़त्म करते हैं। नमस्कार।